और मेरे स्वाद के मित्रों कैसे हो। ये जो एक लाइन होती है ना, ये लाइन हम सबके चेहरे पे बहुत प्यारी मुस्कान लेकर आती है। एक शब्द में शेफ भूपीज किचन। स्वाद के मित्र। जब मैं इंडिया में आया था, एक छवि बनी थी कि हाँ आप फेल हो गया है। मैं रेस्टोरेंट ओन करता हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ कि आप बाहर का खाना कम खाइए। दुनिया में सबसे आसान काम है कुकिंग के अंदर सस्ता खाना बनाना। स्ट्रीट फूड के अंदर खाना फ्रेश बनता है, लेकिन वो डेंजर जोन भी तो रहता है। हमको ऐसे रेस्टोरेंट को चूज करना चाहिए जिसका मेन्यू बहुत शॉर्ट हो। आप पनीर और एनालॉग में पता नहीं लगा सकते। गोभी का सीजन है तो गोभी खाइए। तो आप कह सकते हैं कि कुकिंग एक तरीके से साइंस है। बिल्कुल साइंस है। जय श्री राधे कृष्णा। एक शेफ क्या लगता है कि वो सिर्फ खाना परोसता है? नहीं, वो स्वाद परोसता है। आपको पता है, जब सारी दुनिया त्योहारों का जश्न मना रही होती है, तब वही शेफ अपने घर और परिवार से दूर रह के उन त्योहारों में स्वाद परोस रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, दूसरों के परिवारों के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, खुद की खुशियों को एक तरफ रख देते हैं और दूसरों की खुशियों में खुश होना सीख जाते हैं। इतनी आसान कहाँ होती है एक शेफ़ की लाइफ। हाँ, जब बात आई शेफ़ की तो मुझे एक लाइन याद आ रही है। वो लाइन इतनी प्यारी लाइन है कि मैं कभी भूलती ही नहीं हूँ। और जैसे ही मैं सोशल मीडिया का अपना, जैसे ही मैं फेसबुक खोलती हूँ या कभी इंस्टाग्राम खोलती हूँ, तो वो लाइन मुझे सबसे पहले सुनने को मिलती है। और मेरे स्वाद के मित्रों कैसे हो। ये जो एक लाइन होती है ना, ये लाइन हम सबके चेहरे पे बहुत प्यारी मुस्कान लेकर आती है। और इसके बाद शुरू होता है एक प्यार का सिलसिला, खुशियों का सिलसिला, अपनेपन का सिलसिला शुरू हो जाता है। और फिर शुरू होता है स्वाद का सफ़र। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे वर्तिकाज डायरीज़ बाय वर्तिका में किसकी बात कर रही है। सबसे पहले तो डायरीज़ बाय वर्तिका में वर्तिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है और आप सब लोगों के साथ ही स्वागत करेगी, जी हाँ, शेफ़ भूपी। अरे ले आइए स्माइल। शेफ भूपी को अभी तक आप कुकिंग करते हुए देखते थे, आज ज़रा उनके बारे में कुछ बातें करेंगे, उनके साथ कुछ गप्पे वप्पे लगाएंगे। भैया आज खाने को कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन सुनने को बहुत कुछ मिलने वाला है। भूपी जी, फर्स्ट इंडिया के न्यूज़ चैनल में और डायरीज़ बाय वर्तिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भूपी जी, सबसे पहले तो आप मेरे फेवरेट शेफ़ हैं और कुछ दिन पहले ही मुझे आपके संग शूट करने का मौका भी मिला। जितनी प्यारी आपकी मुस्कान है ना, जब आप एकदम से हंसते हैं तो मतलब मुझे लग रहा है सामने वाले के चेहरे पे भी एकदम से स्माइल आ जाती होगी आपको देखने के साथ ही। सबसे पहले तो शेफ़ भूपीज़ किचन क्या है? ये देखिए मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा। और मेरा चैनल इसी नाम से है। मेरे सारे सोशल मीडिया के अंदर शेफ भूपीज़ किचन के नाम से ही है। अच्छा। और मेरा एक रेस्टोरेंट है, वो भी शेफ भूपीज़ किचन के नाम से है, वो इंदौर में है। ठीक है। तो मैंने, वैसे मेरा नाम भूपेंद्र सिंह रावत है, लेकिन जैसे ना काफ़ी टिपिकल नाम हो गया, तो मैंने बोला यार एक छोटा सा नाम होना चाहिए जो लोगों की ज़बान पर चढ़ जाए। तो मेरे को लगा कि जैसे घर पे मेरी मम्मी मेरे को भूपी बोलती थी, मेरे पापा भूपी बोलते थे, मैंने यार लोग प्यार से भूपी बोले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस शेफ भूपी के नाम से ही करवाया। और वाकई में इतना पॉपुलर हुआ। और आप सही कह रहे हैं कि वो जो नाम है वो इतना बड़ा था, लेकिन भूपी नाम इतना प्यारा, इतना क्यूट सा नाम निकल के आया कि वो लोगों की ज़ुबान पर एकदम से बैठ गया। एक बात आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आप यूट्यूबर बने, तो जब आप एक, मेरे ख्याल से पहले एक शेफ़ रहे, कुछ बताना चाहेंगे कि शेफ़ से फिर आपने एकदम स्विच किया यूट्यूब की दुनिया में। आपको ऐसा नहीं लगा कि यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे शेफ़्स हैं, एक कंपटीशन है, आपने कैसे ये कदम उठाया? बेसिकली 2006 में मैं इंडस्ट्री के अंदर आ गया था और मेरी पढ़ाई यहीं पे ही हुई थी, जयपुर के अंदर ही। अच्छा। मैं बिलोंग उत्तराखंड से करता हूँ। मेरा शौक़ था स्टार्टिंग से कुकिंग का, तो मुझे लगा कि मुझे इसी में जाना चाहिए। वैसे ही पहाड़ी लोगों को दो ही काम है, एक तो शेफ़ बन जाते हैं या फिर आर्मी में जाते हैं। मैंने ये लाइन चूज़ करी, होटल मैनेजमेंट किया और अलग अलग स्टेट में, अलग अलग देशों में काम किया। 2017 में ऐसे ही मेरा मन किया कि किसी का यूट्यूब चैनल देख रहा था मैं। अच्छा। तो मुझे लगा यार कैसे फेमस कैसे हो सकते हैं। तो फिर मैंने बोला यार चलो यूट्यूब बनाते हैं। तो मैंने पहली वीडियो बनाई और बड़ी गंदी वीडियो बनाई। अच्छा। और वो गंदी वीडियो मैंने आज भी रखी हुई है अपने उसको अस्तित्व को देखने के लिए कि मैं कहाँ से स्टार्ट हुआ था। और धीरे 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 करके, मतलब 2.5-3 साल के बाद में मेरा मोनेटाइज हुआ, तो धीरे धीरे करके वहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी। वहाँ आपकी जो लोकप्रियता है बहुत स्पीड से बढ़ी, एकदम से आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ी। उसके पीछे क्या राज रहा? आपको क्या लगता है, क्या चीज़ ऐसी रही जिससे लोग आपको देखना चाहते हैं, आपकी रेसिपीज़ को बनाना चाहते हैं? देखिए, जैसे कि कई बार होता है ना, मैं कोई दिखावटी नहीं करता हूँ। अगर
ऐसा नहीं कि मुझसे गलती नहीं होती, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, मेरी रेसिपीज़ भी ख़राब होती हैं। अब मेरी जो ख़राब रेसिपीज़ है वो किसी के सामने नहीं आएगी कभी। कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक रेसिपी के पीछे? कम से कम जैसे अगर मैं बोलूँ कि खाना बनाना है तो वो 15-20 मिनट में बन जाएगा, लेकिन वीडियो शूट करना तो 3 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो ये भी एक तरह से स्किल है, इसमें भी साइंस है। फिर एक लाइन बहुत चलती है, मतलब मैंने देखा अक्सर जब मम्मी पापा बच्चों को डांट रहे होते हैं, जब बच्चे पढ़ते थे, आपने कहा कि पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, तो ऐसे बोल देते हैं कि पढ़ ले वरना हलवैया बन जाएगा। तो मतलब ये क्या बात होती है कि हलवैया बन जाएगा, तो मतलब क्या है, उसको इतना डिग्रेड क्यों किया गया? नहीं, स्टार्टिंग से ऐसा ही था, अब बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं और ये चीज़ें चेंज भी हुई हैं। जो सेलिब्रिटी शेफ़ हैं उन लोगों ने लोगों को बताया है कि भाई ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसमें भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओनली ये नहीं कि सेलिब्रिटी शेफ़ हो तो ही आपको आज एक अच्छे शेफ़ की सैलरी एक IIT से भी ज़्यादा होती है। बिल्कुल। इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी सैलरीज हैं, लाखों रुपए मिलती हैं, एक IIT को नहीं मिलती हैं जितनी एक शेफ़ को मिलती हैं। भूपी जी, मुझे एक बात बताइए, जैसे भी रेस्टोरेंट की बात आई, आपका भी इंदौर में एक रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी कम समय में उसको बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी मिली है। इंदौर अपने आप में खाओ पियो वाला हब है, मतलब लोग पसंद करते हैं घूमना फिरना। तो अब आपको, अगर हम कॉमनली बात करते हैं कि होटल इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? देखिए, एज ए ऑनर तो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज जो लगा वो लगा स्टाफ का। अच्छा, हाँ। फूड के हिसाब से अगर हम देखते हैं, जैसे खाना बन गया, क्या अंदाज़ रहता है कि कितने जनों का खाना बना, जो ग्रेवी बच जाती है, खाना बच जाता है, फूड बच जाता है, क्या रहता है उसका प्रोसेस? क्या मैंने देखा है कई होटल्स में जाते हैं तो खाने में हल्की हल्की स्टिंक आती है बाहर खाना खाने पे, तो मतलब क्या चलता है अंदर की, मतलब खाना जो बच गया या ग्रेवी जो बच गई है उसको स्टोर कर दिया जाता है, या इसके कोई मानक होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से? स्ट्रीट फूड के अंदर खाना फ्रेश बनता है, लेकिन मे बी ऐसा हर आदमी नहीं करता, अच्छे काम भी कर रहे हैं, इसलिए मैं सभी को नहीं बोल सकता मैं, लेकिन वो डेंजर जोन में भी तो रहता है। एक सब्जी मैंने बनाई, आप मान लीजिए, और वो 5 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में रहता है, उसको डेंजर जोन बोलते हैं फूड का। या तो ठंडा रखिए खाने को, या फिर 60 डिग्री से ऊंचा गर्म रखिए। अच्छा। अगर इस बीच में रहता है तो रैपिडली उसके अंदर बैक्टीरिया डेवलप होते हैं। अब ये बताइए, फ्रिज होता है उनके पास में? नहीं होता। चालू रहता है खाना, जो चालू मतलब गैस ऑन रहेगी तो वो सही है, लेकिन अगर वो फ्रिज में नहीं रख रहे हैं तो ख़राब होने के चांसेस भी होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कुकिंग एक तरीके से साइंस है। बिल्कुल साइंस अगर है। आप उसको साइंस के तौर पे नहीं समझते हैं तो ये सामने वाले की सेहत से खिलवाड़ है। बिल्कुल खिलवाड़ है। किस तरीके की, जैसे भी होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज चलते हैं, क्या क्या सिखाया जाता है? लेकिन जो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, एग्जाम्स लिए जाते हैं, प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी होती है, सब कुछ होता है, एक पूरा डिग्री कोर्स होता है, लेकिन वो आगे की लाइफ में कितना काम आता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। शेफ का मतलब हो गया कि एक पूरी टीम को मैनेज करते हुए खाना बनाना या खाने को मैनेज करना। भूपी जी, जो आपका स्वाद का सफ़र चला, उसमें जहाँ तक हमने सुना कि आपकी जो वाइफ हैं, धर्मपत्नी है, अर्धांगिनी है, उनका बहुत अहम रोल रहा। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली क्या है, मैंने एक मोबाइल से स्टार्ट किया था, और एक 12,000 का एक फ़ोन था मेरे पास में, टूटा था, लकड़ी के अंदर रबड़ बैंड में बांध के चावल के डब्बे में डालकर खुद ने पहला वीडियो शूट किया था मैंने। 2-4 किए, मेरी वाइफ को लगा यार ये क्यों कर रहे हैं, मैं सारे ऑफ ख़राब कर देता था, क्या मिलेगा इसमें, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं था और मुझे खुद को ही नहीं पता था। मुझे खुद को ही नहीं पता था कि इसमें क्या ग्रोथ है क्या नहीं है। मतलब तो एकदम मैं सिर्फ निश्चल मन से हाँ, मैं कर रहा था, मुझे लगा कि यार कहीं फेमस हो जाएंगे, बस ऐसे ही। अच्छा। मुझे अपने उसमें फाइनेंशियली इससे कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में। जबकि जब मैंने स्टार्ट भी किया था ना यूट्यूब, तो कई लोगों ने बोला कि यार कुकिंग में मत करना, कुकिंग बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आप एक काम कीजिए, आप है ना, आप कॉमेडीज़ वीडियो बनाइए। अरे मैंने बोला भाई मेरे को सिर्फ कुकिंग आती है, तो मैं तो यही करूँगा, और मैं ये बोलता हूँ कि कंपटीशन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। अच्छा। मैं तो मानता हूँ ऐसा कि कंपटीशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है दुनिया के अंदर। एक बात बताइए, एक कोई ऐसा पल जिसने आपको बहुत इमोशनल किया हो? 2013 के अंदर मुझे बाहर जाने का मौका, क्रूज़ लाइन पे जाने का मौका मिला। अच्छा। और कुछ इस तरह के सर्कमटेंसेस हुए, जैसे मेरा बच्चा बहुत छोटा था, वो 1-1.5 साल का था उस टाइम, तो एक बच्चे से लगाव होता है, होम सिकनेस होती है, तो मैं उस चीज़ को झेल नहीं पाया और मुझे उसकी बहुत याद आती थी, और मैं वहाँ के एनवायरनमेंट में घुल नहीं पाया। मुझे सी सिकनेस भी हो गई बहुत ज़्यादा, मेरी बैक पेन होने लग जाती थी, मेरे को नींद नहीं आती थी, तो मैं साइडिंग से काम नहीं कर पाता था।
तो मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाया और बीच में आ गया। मैं कर्ज लेके गया था और मेरे पे कर्ज था 2.5 लाख रुपए का। तो मैं बड़ी मुश्किल से उतना ही कमा के लाया था कि मुझे अपना कर्ज वापस करना है, कि मैंने जिससे पैसे लिए थे उसको करना है। तो जब मैं इंडिया में आया था वापस, तो जो भी मेरे रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, या मतलब जो भी हो गए, मतलब एक छवि बनी थी कि हाँ आप फेल हो गया है। आपको बड़ा आज भी वो चीज़ आपको और मेरे ऐसे को तो दुखती है? मतलब इतना गंदा लगता था ना कि यार दुनिया इतना अच्छा कर रही है, मैं क्यों नहीं कर पाया। आज आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि जब सफलता मिलती है ना इंसान को, सब चीज़ चेंज हो जाती है। आपके अगल बगल के लोग चेंज हो जाते हैं, उनकी सोच चेंज हो जाती है। आज के शेफ्स को मैं देखती हूँ होटल्स में जाते हैं, राजस्थानी रेसिपीज़ के संग छेड़खानी बहुत मिलती है। मैंने कितने शेफ्स ऐसे देखे हैं जो अपने आप को राजस्थानी बुक तक लिख देते हैं, है ना, और बड़े ही गर्व से लिख देंगे और यही बता देंगे कि भाई हमने तो बुक लिख दी है और रेसिपी बना देंगे। लेकिन मैं देखती हूँ कि वो उसका ओरिजिनली उसकी जो ओरिजिनलिटी थी उसको चेंज कर देते हैं। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? कि देखिए, होटल इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी रेसिपी चेंज हो गई है। एक छोटी सी कैर सांगरी ले लीजिए आप, कैर सांगरी के अंदर टमाटर आ गया। टमाटर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आई थिंक दही से बनती है, वो दही से बनती है। मट्ठे के अंदर जो छाछ होती है उसके अंदर उसको सोक किया जाता है। तो मेरे हिसाब से जो ओरिजिनल चीज़ है उसको मत छेड़िए आप। हाँ, अब उसको किसी कॉम्बिनेशन के साथ में आप दे सकते हो। उसको सर्व करने का तरीका, उसकी आत्मा से छेड़छाड़ी मत करो। आपको ऐसा ही लगता है जब होटल पढ़ाई करी जाती है, होटल मैनेजमेंट का 4 साल का इतना बड़ा कोर्स कराया जाता है, वहाँ पे कोई एक वैल्यू, एथिकल वैल्यू को नहीं सिखाया जाता? तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि ये कमी है, या आपको लगता है कि फिर इंडस्ट्री चलेगी ही नहीं वर्तिका जी, फिर तो काम ही नहीं होगा? एक हमारी कहावत है, जैसे कि कहावत क्या है कि जिस रेस्टोरेंट या होटल, जिस रेस्टोरेंट का मेन्यू बहुत बड़ा होता है ना, वहाँ पे इन्वेंट्री बहुत बड़ी रखनी पड़ती है। अच्छा। अब जितना बड़ा मेन्यू होगा उतनी बार ज़्यादा इन्वेंट्री रखनी, और हर खाना फ्रेश नहीं बन सकता। हाँ, नहीं बन सकता। तो मेरे हिसाब से हमको ऐसे रेस्टोरेंट को चूज़ करना चाहिए जिसका मेन्यू बहुत शॉर्ट हो, क्योंकि हर चीज़ तो बिक नहीं सकती एक साथ में। जैसे कुछ कोफ्ते अलग टाइप के हो गए तो उनको फ्रीज कर देते हैं। कितना सेफ है उसको खाना? देखिए, अगर टेम्परेचर, वैसे तो फ्रेश खाने का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अगर आप सही ढंग से उसको फ्रीज़ करते हैं, लेबलिंग होती है, बैच लगते हैं, तो वो गलत नहीं है। बड़े बड़े होटल्स की बात कर रहे हैं आप, कहीं जगह लिखा होता है 3 स्टार होटल, लिखा होता है 5 स्टार होटल। ये डिफरेंस, क्या डिफरेंस है? मतलब लोग क्या समझे कि मैं 5 स्टार में जा रही हूँ तो मुझे वहाँ का खाना ज़्यादा अच्छा मिलेगा, या मुझे खाना फ्रेश मिलेगा, या वहाँ पे क्वालिटी अच्छी मिलेगी, और मैं 3 स्टार में जा रही हूँ तो क्या डिफरेंस है? नहीं, ये इसका तो कोई मायने नहीं है। जैसे 3 स्टार हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि खाना खराब मिलेगा। अच्छा। या 5 स्टार नहीं, तो मैं बहुत तो लोगों अच्छा के मिलेगा। परसेप्शन से बोल रही हूँ कि क्या है ये। बेसिकली तो सर्विस इंडस्ट्री है। अच्छा। तो क्या क्या आपको सुविधाएं मिल रही है, फैसिलिटीज मिल रही है, उसके आधार पे क्या कहते हैं, उनको स्टार्स मिलते हैं। तो क्या लगता है आपको कि खाना सिर्फ मसाले से बनता है? नहीं, मसाले का एक रोल होता है, लेकिन खाना बनता है बहुत सारे धीरज के साथ, बहुत सारे प्रेम भाव के साथ। बाकी आप सोचिए खाने में और क्या क्या ज़रूरी होता है। मैं सोच लिया क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। चलिए, अगर सोच लिया है तो भूपी जी के साथ सफ़र को फिर से शुरू करते हैं। भूपी जी, मुझे एक बात ही बताइए कि अभी के हिसाब से जो चीज़ें चल रही हैं, अभी क्या सोचते हैं आप शेफ्स के जो भविष्य है और होटल इंडस्ट्री का जो भविष्य है, उसके बारे में भारत को देखते हुए क्या लग रहा है? क्या है आने वाला भविष्य? देखिए, मेरा ऐसा मानना है एज ए शेफ़, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। अच्छा। कभी कभी तो मैं भी सोचता हूँ यार कि इतने, मतलब इतना सम्मान, इतना पैसा मेरे जैसे आदमी को। अच्छा, क्या बात है। मैं तो पढ़ने में भी 50-50 तेज का नहीं पार्टनर था। बना लो मुझे। तो सोच लेता हूँ, मेरे साथ के कई लोग हैं जो 10th पास, 12th पास, अच्छा, खूब अच्छा कर रहे हैं। वो बहुत, उनकी सैलरीज देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। होटल मैनेजमेंट के बच्चों को मैंने बहुत डिप्रेस देखा है, बहुत परेशान होते हुए देखा है। अल्कोहल भी वो इतना लेते हैं, क्योंकि मैं शोज़ करती रहती हूँ तो मैं जाती रहती हूँ, तो वो इतने परेशान होते हैं कि वहाँ भी कहते हैं कि मैम इतनी पार्शलिटी होती है हमारे साथ कि प्रैक्टिकल छोड़ दे, मेरा ये काम करवा दे। तो इस विषय में भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हर जगह, हर इंडस्ट्री में होता है। जो शुरू में बच्चा आ रहा है या टीचर हैं, वो मतलब मैं इसको वो नहीं मानता कि मतलब क्या कहते हैं ये सिर्फ इसी इंडस्ट्री के साथ में ऐसा हो रहा है। सब जगह ऐसा होता है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ना सर्विस वाली इंडस्ट्री है। उसके अंदर हर वक्त सर्व करना पड़ता है। एक्सप्लॉयटेशन होता है इसमें।
वो तो जैसे हर इंडस्ट्री में होता है ठीक वैसे है। यहाँ पे भी होता है। एआई के ज़माने में फूड इंडस्ट्री को कैसे देख रहे हैं आप? एआई आने वाले टाइम में कितना कैप्चर कर लेगा इसको? देखिए मैंने अभी सुना है कि जैसे कई इस तरह के प्रोग्राम्स बने हैं जिसके अंदर सारी रेसिपी फीड कर दी गई है, उसमें इंग्रेडिएंट उस हिसाब से डाल दीजिए, वो खाना बन के तैयार हो जाता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कुकिंग के वीडियोस बना रहे हैं, कितना हद तक आप सलाह देंगे कि हर वीडियो को फॉलो मत करिए, क्योंकि रेसिपी ख़राब हो जाती है, तेल बर्बाद होता है, घी बर्बाद होता है, सबसे बड़ा समय बर्बाद होता है। यहाँ पे आप क्या सजेशन देना चाहेंगे 2 बातों में? किस तरीके के यूट्यूब कुकिंग के जो हैं, क्योंकि अभी हर फीमेल को लग रहा है मैं बोर हो रही हूँ, मैं कुकिंग का वीडियो बना देती हूँ, मैं डांस की रील बना देती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, तो कोई इंसान उनको देखे और बेचारा नौसिखिया शुरू हो जाए। सेकंड चीज़ ये भी आप इस चीज़ का जवाब दीजिए पहले। मेरा ऐसा बोलना है कि जो वीडियो बना रहा है, जो क्रिएटर है, प्लीज़ ऐसी वीडियो मत बनाइए जो आपकी ख़राब हो चुकी है। आपको पता है कि इसमें इतना एफर्ट नहीं, ये चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, तो आपको वीडियो डालनी ही नहीं चाहिए। किस रेस्टोरेंट, किस होटल में आम आदमी को जाना चाहिए? क्योंकि एक ज़िंदगी है तो इंसान का मन होता है बाहर खाना खाने चले, वो स्वाभाविक सी बात है। तो क्या सलाह देना चाहिए कि भाई इस होटल को, जैसे आपको लग रहा है कि ये चीज़ देख के आप किसी भी होटल का खाना खा सकते हैं जो आपकी सेहत के लिए सेफ़ है? देखिए मैं एक रेस्टोरेंट ओन करता हूँ, लेकिन मैं फिर बोलता हूँ, मैं रेस्टोरेंट ओन करता हूँ फिर भी बोल रहा हूँ कि आप बाहर का खाना कम खाइए। सुन लिया। बाहर का खाना कम खाइए, चूज़ करके खाइए। ऐसे मत जाइए कि जहाँ पे खाना सस्ता है वहाँ पे मेरे को जाना चाहिए, वहाँ खाना चाहिए, ये चॉइस नहीं होनी चाहिए। या फिर ये बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं लेकिन हाइजीन की कुछ नहीं है। जिस कपड़े से वो टेबल साफ कर रहे हैं उसी कपड़े से वो आटे को ढक रहे हैं, आपको आटे नहीं को दिख रहा? थाली तक पहुँच लेते हैं। अब मतलब सोचिए इनफेक्ट आप सोचिए, मतलब मैं खुद देखती हूँ मक्खियाँ बैठी रहती हैं, हटाते नहीं हैं। क्लिंग रैप होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, हाथों में ग्लव्स होते हैं, नहीं होते हैं। मतलब कोई, वैसे मैं बाहर, अगर अपन बात करते हैं भारत की, लेकिन हम बात करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ की, तो मैंने देखा है वहाँ पे बचा हुआ खाना डस्टबिन में डाल दिया जाता है। इवन मैंने इतना तक सुना है कि कई इंडियंस लोग जो वहाँ स्ट्रगल कर रहे होते हैं बच्चे, वो डस्टबिन तक का खाना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पैक्ड होता है वो फूड, लेकिन उनको अगर ये पता लग जाता है ना कि ये फूड अब दूसरे दिन का हो जाएगा, तो वहाँ पे गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है, वो डस्टबिन में डालना ज़रूरी होता है उसका। तो क्या आपको लगता है भारत में ये चीज़ सक्सेसफुल हो सकती है? यहाँ पे मतलब कि खराब खाना भी बिकता है। बोलते ना, मैंने सब दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? दुनिया में सबसे आसान काम है कुकिंग के अंदर सस्ता खाना बनाना। 180 रुपये का एनालॉग आता है जो पनीर जैसा दिखता है। आप पनीर और एनालॉग में पता नहीं लगा सकते हो। मुझे एक बात बताइए भूपी जी, पनीर से याद आया कि पनीर, इतना नकली पनीर पकड़ा जाता है, आए दिन पकड़ा जाता है, लेकिन फिर भी पनीर की कोई कमी नहीं आ रही है। होटल्स में जो पनीर सर्व होता है वो कितना मतलब कितना सेफ़ है खाना? पनीर की सब्ज़ी ऑर्डर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से पनीर के ऑर्डर बहुत ही कम करनी चाहिए, ठीक है। पनीर के हाँ, आपका एक फेथ वाला रेस्टोरेंट है कि आपको पता है कि रेस्टोरेंट कैसा है। मैं बोलता हूँ आपको सवाल करना चाहिए। आप जैसे कभी बीमार होते हैं तो कभी आप ये पूछते हैं कि यार सबसे सस्ता डॉक्टर कहाँ पे है, या सबसे सस्ती दवाइयाँ कौन सी हैं? आप क्या बोलते हैं? सबसे महंगा डॉक्टर कौन सा है जिसका सबसे बड़ा नाम हो, सबसे महंगी दवाई, सबसे अच्छे ब्रांड की दवाई खाऊंगी, सबसे बड़े डॉक्टर के साथ जाऊंगी, तब मैं, जिसको बहुत एक्सपीरियंस हो। लेकिन खाने के मामले में सब उल्टा हो जाता है और वहीं से डॉक्टर का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब जैसे कोई पार्टी बुक करता है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, बोले कि यार 700 रुपये की पार्टी थी और मैंने तो 500 में कर ली, देखो मेरा कितना बड़ा अचीवमेंट। अरे कोई अचीवमेंट नहीं है, वो 400 की भी कर देगा तेरे लिए, आपको पता ही नहीं कि उसने क्या किया। नहीं चलेगा वो क्या कर देगा आपके साथ। भूपी जी, अगर हम होटल में जाते हैं तो कौन कौन सी सब्जियां हमें ऑर्डर नहीं करनी चाहिए और कौन सी सब्जियां आप सेफ साइड ऑर्डर कर सकते हैं, ये व्यूअर्स को बताइए। देखिए मेरे हिसाब से जब भी आप सब्जी कोई ऑर्डर कर रहे हैं तो सीजनल सब्जियों को वो दीजिए। जैसे भाई जो सीजन है, जिन चीज़ों, जैसे गोभी का सीजन है तो गोभी खाइए, भिंडी का सीजन है तो भिंडी खाइए। जैसे आप बटर वाली रोटी खाते हैं तो आपको पता है कि बटर की रोटी बटर की नहीं होती है। इसका मतलब हमें तंदूरी या हम चपाती और तो हम बिना बटर की यूज़ करें और फ्रेश सब्जियां ऑर्डर करें। या फिर आप, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हर रेस्टोरेंट होटल करता है ऐसा, कई अच्छे भी, जैसे हम अच्छे करते हैं ना। मैं इंदौर आऊँगी। तो जब आप अपने घर में YouTube के लिए रेसिपी बना रहे होते हैं तो क्या क्या सोच विचार आते हैं? क्या लगता है कि मुझे क्या बनाना चाहिए अब, और कितनी बार वो रेसिपी ख़राब हो जाती है? कोई ऐसा गुस्सा आया आपको?
नहीं होती है, रेसिपीज़ भी ख़राब होती है कई बार। जैसे कोई नई चीज़ बना रहे होते हैं जो हमने कभी बनाई नहीं है या कई, तो उसका सीक्वेंस नहीं बैठ पाता है तो चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। मैं मोस्टली जो रेसिपीज़ बनाता हूँ वो अपनी ऑडियंस की कमेंट्स पढ़ के कि क्या चल रहा है, और उनकी लाइफ को ईजी करने के लिए कोई फटाफट से टिफ़िन की रेसिपीज़ बना ली। घर में जो लेडीज़ होती हैं उनको जल्दी खाना बनाना बहुत जल्दी पसंद होता है, आप ज़्यादा वर्क करते हैं, तो मैं इस तरह की चीज़ों को बनाने की कोशिश करता हूँ। कुछ इस तरह के ब्रेकफास्ट होते हैं, और कई बार तो मैं क्या थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी करता हूँ कि कुछ अच्छी हेल्दी चीज़ें बता दूँ कि जो लोगों को पसंद आए। भूपी जी, आपसे रोटी नहीं बनती है? हाँ, ये भाई मेरे से गोल रोटी नहीं बनती है। सब कुछ बना लेते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि नींदों में भी आपके से हाथ चल रहे हो, ऐसे कुछ रोटी बना रहे हो या कुछ सोच रहे हो, रात को आपको लगता हो कि आप उठे, अरे कट करो कट करो कट करो, अभी कुछ ऐसा हुआ कभी ऐसा कि थॉट चल रहा हो? लेकिन यह है कि भाई गोल रोटी और तो धर्मपत्नी से रात को डांट खा ली हो? नहीं, डांट तो कई बार मिल जाती है। मेरी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे वाह, और अच्छा। वो 2 चम्मच तेल के अंदर खाना बना देती है। क्या बात और है। मुझसे क्या थोड़ा तेल ज़्यादा गिर जाता है। ये मेरी में कमी है बहुत बड़ी। चलिए एक रैपिड फायर राउंड करते हैं please। आपके साथ, है ना? एक शब्द में शेफ भूपीज किचन। स्वाद के मित्र। आपकी जिंदगी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? धनिया। धनिया। कैमरा या किचन, किसके बिना एक दिन नहीं रह सकते? दोनों। दोनों के बिना। वायरल वीडियो चाहिए या परफेक्ट रेसिपी चाहिए? परफेक्ट रेसिपी चाहिए। आपकी पत्नी ने कैमरा पकड़ा, आपने कलछी, असली हीरो कौन हुआ? मैं तो बोलता हूँ मेरी वाइफ है। ग्रेट। अगर आपको सिर्फ एक ही खाना पूरी जिंदगी खाना पड़े तो क्या चुनेंगे? खिचड़ी। मास्टर शेफ जज बनना या दुनिया का सबसे बड़े फूड फेस्टिवल में भारत को रिप्रेजेंट करना? भारत को रिप्रेजेंट करना। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मीठा, तीखा या तारीफ? आई थिंक तारीफ। तारीफ। पता होता। कंप्लीट करिए सेंटेंस। मेरे स्वाद के मित्रों और मेरे स्वाद के मित्रों, इसको आप अपने अंदाज में 3 बार बोलिए। और मेरे स्वाद के मित्रों कैसे हो? और मेरे स्वाद के मित्रों कैसे हो? और मेरे स्वाद के मित्रों कैसे हो? अरे और मेरे स्वाद के मित्रों कैसे हो? चलिए वर्तिका के लिए कुछ बोल दीजिए। आपकी आवाज बहुत प्यारी है। थैंक यू। पहले सॉरी कौन बोलता है पति पत्नी में से? दोनों ही लड़ने वाले हैं हम तो। किचन का बॉस कौन है? वाइफ ही है अभी। सरप्राइज कौन ज्यादा देता है? मैं देता हूँ। भूपी जी कितने रोमांटिक है? बहुत ज्यादा। नहीं हो सकता। हाँ? लगता है ऐसे, लेकिन हूँ बहुत ज्यादा। क्या बात है। चलिए वाइफ को कैसे मनाते हैं? बात करके। एक दूसरे के लिए एक शब्द में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आज शेफ भूपीज किचन बना है तो उसके पीछे आपकी वाइफ का बहुत अहम रोल है। क्या नाम है उनका? उनका नाम अनीता है, प्यार से अनीता जी, आपको आपके भूपी जी बहुत याद करते हैं और आप लिटरली उनकी स्ट्रेंथ हैं। क्या कहना चाहेंगे अनीता जी के लिए? मेरी वाइफ ऐसी हैं जिन्होंने ये बोला था कि आप एक जगह क्यों रहते हो, जाओ फॉरेन जाओ, दूसरे स्टेट में जाओ, अलग अलग कंपनी ज्वाइन करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ। और मोस्टली क्या होता है कि घर परिवार में ही अपनी जो वाइफ्स होती हैं वो बोलती हैं घर में रहो, बच्चे को देखो, अब फैमिली के साथ रहना चाहिए। लेकिन अगर एक प्रोफेशनल लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो आपको दुनिया एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। चलिए ये तो हो गया आपका एक रैपिड फायर राउंड। एक हम कुछ इल्ज़ाम लगा दें क्या आप पे? हाँ बिल्कुल। भूपी जी पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि इनको पैसों से बहुत प्यार है, पैसों के संग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। सबसे पहले बात ये पैसों की करते हैं, लेकिन आप खुद स्ट्रगल करके आए हैं। देखिए मैंने तो मतलब बोलते हैं ना कि 5,000 मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हुई थी और 5,000 रुपये उधार लिए थे, मेरे को याद है। तो मेरे को तो भाई पैसा बहुत प्यारा लगता है। और कोई आदमी ये बोलता है ना कि मुझे पैसे से प्यार नहीं, मैं तो शोहरत के लिए कर रहा हूँ, नाम के लिए कर रहा हूँ, फालतू की बातें हैं। पहले पैसा है। तो ये सच है? बिल्कुल सच है। आपने अपनी पत्नी को एक कैमरामैन बनाया, ये भी आप पे एक इल्ज़ाम है। पैसे बचते हैं ना भाई। ठीक है। आप कैमरे पर जितने शांत और मुस्कुराते दिखते हैं, शूट के दौरान उतने ही परफेक्शनिस्ट और स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। वाइफ के साथ घूमने जाते समय भी खाना, जैसे वाइफ को खाना खिलाने आप जाते हैं कि घूमने चलते हैं, लेकिन वहाँ भी आपका फोकस खाना खिलाना नहीं होता, फूड ढूंढते रहते हैं या नई नई चीज़ों को खोजते रहते हैं। ये दोनों में, हमारे दोनों में ये मिलता है। उसको घूमना बहुत पसंद है, उसको नई नई चीज़ें खाना पसंद है, और यही चीज़ मेरी भी हैबिट बन गई है। एक इल्ज़ाम और है कि घर में भी आपकी ही चलती है, किचन में भी आपकी ही चलती है और बाहर भी आपकी ही चलती है। नहीं, ये पूरी गलत बात है। ये इल्ज़ाम नहीं है।
ये मिथ है। हाँ बिल्कुल मिथ बिल्कुल है। मिथ है भाई ये। तो ये कुछ चीज़ें थी भूपी जी जो हमने आपके साथ, आपके इल्ज़ामात भी ऐसे हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। भूपी जी, हम डायरीज बाय वर्तिका में अपना शूट वाइंड अप करें उससे पहले 2 सलाह, एक तो शेफ्स को क्या बोलना चाहेंगे, होटल इंडस्ट्री के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो आम पब्लिक बाहर घरों से बाहर खाना खाने जाती है उनके लिए आप क्या एक सजेशन देना चाहेंगे, वो दीजिए बस। देखिए, जो अभी जो प्रो शेफ़ बन रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा आ जाओ, बहुत ही गजब की लाइन है, ठीक है। शुरू के 3 साल डटे रहो। 3 साल के बाद में आपको ऐसी चीज़ मिलेगी जो दुनिया में किसी को नहीं मिली। कि जो लोग बाहर खाना खाने जाते हैं, तो देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ सस्ता खाना मत ढूंढिए, अपने रेस्टोरेंट में जाइए, किसी रेस्टोरेंट या ढाबे में जा रहे हैं, वहाँ पे हाइजीन देखिए, किचन को देखने की कोशिश कीजिए, पूछिए कि आपका किचन कैसा है। आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो देखिए, और खाने में स्मेल आ रही है तो छोड़ मैं तो ये दीजिए। बोलता हूँ, जैसे कि किचन तो बहुत दूर की बात है, आप उनके वॉशरूम को जाके देख लीजिए। अगर वॉशरूम ही गंदा है उनका, तो समझ लीजिए किचन कितना गंदा होगा। और दूसरी चीज़ कि खाने के अंदर अगर खाना खाने जा रहे हैं तो स्वाद से ज़्यादा अपनी सेहत को प्रायोरिटी दीजिए। भूपी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच कि आपने डायरीज बाय वर्तिका के लिए समय निकाला। बहुत टाइम से इच्छा थी आपके साथ पॉडकास्ट करने का मुझे मौका मिले, और अगर मौका रहा, ईश्वर ने चाहा तो साथ काम करने का भी मौका मिलेगा। तो खाना जब बनता है तो उसमें मसालों का तो बहुत यूज़ होता ही है, तेल, घी, सब अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि हर चीज़ का एक परफेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है, उसके टाइमिंग्स क्या होते हैं। खाना बनाना भी एक साइंस होती है, एक कला होती है, और ये कला जब सीखनी होती है, जब हमारे पास होती है, तो उसमें दिल और शिद्दत सब लगता है, जो हमारे शेफ़ भूपी जी लगाते हैं। तो आप भी इसी तरीके से बिल्कुल दिल से अपने घर में खाना बनाते रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए, परोसते रहिए, और मेरे स्वाद के मित्रों कैसे है यूट्यूब चैनल देखते रहिए और एक्सपेरिमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा भूपी जी। जय श्री कृष्णा।